हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेव पैकेट के कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, तरंग संघ की अवधारणा क्या होती है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और समझने लायक अपना जो टॉपिक है ये है, आपको ध्यान लगा के समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, अब तक हम पढ़ चुके हैं क्या? एक तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, एक डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ क्या रहती है? एक वेव एसोसिएटेड रहती है। क्या रहती है? एक वेव जुड़ी रहती है। किसके साथ? प्रत्येक मैटर पार्टिकल, प्रत्येक द्रव्य कण के साथ क्या रहती है? एक वेव जुड़ी रहती है। और उस वेव की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, वो किसके बराबर होती है? h अपॉन p के बराबर होती है। उसकी तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? h अपॉन p के बराबर होती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक ऐसा किसने बताया था? डी ब्रोगली साहब ने बताया था। ठीक है, अगर ये वेव है, जहां p क्या था? उस कण का संवेग था, और h क्या था? प्लांक नियतांक था। लैम्डा क्या थी? उसकी तरंग दैर्ध्य थी। तो अब ये जो तरंग जुड़ी हुई है वो तरंग है कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो तरंग का जो रूप है, सिंपली वो तरंग मान ली गई है कि एक तरंग है, और वो तरंग है कैसी? साई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। उस तरंग का रूप है वो इस प्रकार का है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एक वेव जुड़ी रहती है, तो हमने कहा कि उस वेव का जो रूप है वो इस प्रकार का है, इस प्रकार की वो तरंग है। तो इस तरंग का जो वेग है वो क्या होगा? इस तरंग का कला वेग, तरंग का वेग है उसको हम क्या कहते हैं? कला वेग या फेज वेलोसिटी हम कहते हैं। वो क्या होगी? अब देखो यहाँ पे ये हमारा साइन है, और साइन का ये क्या है? एंगल है। तो ये एंगल क्या है? एक कांस्टेंट राशि होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ से हमें पता है के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है? नियतांक है। अगर इसका मैं अवकलन करता हूं किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो क्या आएगा हमारे पास? k इंटू डी एक्स माइनस ओमेगा डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां से लिख सकता हूं क्या मैं? k डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। यहां से लिख सकता हूं क्या? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। कोई दिक्कत इसके अंदर? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये हमारा क्या आ गया है? इस तरंग का वेग आया। ध्यान रखना, ये कण का वेग नहीं है, उस कण के साथ एक तरंग थी। सपोज करो हमारा जो पार्टिकल था, उस पार्टिकल के साथ जो तरंग जुड़ी हुई है, उस तरंग का ये वेग है। जो तरंग कैसे चल रही है? इस तरीके से चल रही है। ठीक है, उस तरंग का जो वेग है वो क्या आ गया है? इसको मैं लिख सकता हूं फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसी कण के लिए, उसी कण के लिए मोमेंटम p किसके बराबर होता है? h क्रॉस k के बराबर होता है। और एनर्जी E है वो किसके बराबर होती है? h क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है। एनर्जी h क्रॉस ओमेगा के बराबर है, और उसका संवेग है वो h क्रॉस k के बराबर होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमें पता है यहां से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी है, तो मैं p लिखूंगा तो p कितना आ जाएगा अपना? h अपॉन लैम्डा।
आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं इसको ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दूं, कर सकता हूं क्या? P को h अपॉन लैम्डा लिखा आपने और 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो इस P को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? h अपॉन 2 पाई डॉट 2 पाई अपॉन लैम्डा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हमें पता है h अपॉन 2 पाई किसके बराबर होता है? h क्रॉस के बराबर होता है, और 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है? तरंग संचरण नियतांक k के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या लिख दिया? P इज इक्वल टू एच क्रॉस के। एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा होती है, कैसे? क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? H इंटू न्यू। एक फोटोन की एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? H न्यू के बराबर होती है। इसको भी मैं ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दूं, तो ये तो क्या बन गया हमारा? H क्रॉस और 2 पाई न्यू क्या होती है? कोणीय आवर्ती ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या आपको? उस कण के लिए P H क्रॉस K है, एनर्जी H क्रॉस ओमेगा है। ये तो मैंने बता दिया आया कैसे है, लेकिन जहां भी आपको ये चीजें दिखाई देती हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि P हमारा H क्रॉस K है, E हमारा H क्रॉस ओमेगा है। ठीक है, अब आते हैं अपन वापस हमारी फेज वेलोसिटी पे। फेज वेलोसिटी क्या चीज है? कण के साथ जुड़ी हुई तरंग का वेग है, जो कितना है? ओमेगा अपॉन के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के है, इसको ऊपर नीचे एच क्रॉस से गुणा कर दूं मैं, एच क्रॉस के अपॉन एच क्रॉस ओमेगा अपॉन एच क्रॉस के। ऊपर ओमेगा था, नीचे के था। लिख सकता हूं क्या? तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, फेज वेलोसिटी अर्थात कला वेग इज इक्वल टू ई अपॉन पी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप ये बताओगे। ई एच क्रॉस ओमेगा, एच क्रॉस ओमेगा, एच क्रॉस के पी के बराबर है कि नहीं है? ये किसके लिए है? उस कण के लिए जिसके साथ एक तरंग जुड़ी हुई है। अब हमें पता है कण के लिए आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम क्या लिख सकते हैं? E किसके बराबर आएगा? m इंटू सी स्क्वायर के, जहां m क्या है? उस कण का द्रव्यमान, और मोमेंटम P क्या लिख सकता हूं मैं? m इंटू वी, जहां m क्या चीज है? उस कण का द्रव्यमान, v क्या है? उस कण की वेलोसिटी है, वेग है। तो ये मान रख दो यहाँ पे। Vp कितना आएगा हमारा? m इंटू सी स्क्वायर अपॉन m इंटू वी। तो Vp हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वी। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? तो डी ब्रोगली ने कहा था एक कण के साथ एक तरंग जुड़ी रहती है, और उस तरंग का अगर हम कला वेग निकालते हैं तो वो सी स्क्वायर अपॉन वी आता है। अब हम देखते हैं क्या ये वेग उसका सही है, उस कण की व्याख्या कर रहा है, तब तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर कोई दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये बताओ आप मेरे को, किसी कण की स्पीड है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकती है क्या? किसी कण की चाल है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, नेवर पॉसिबल। आइंस्टाइन ने यही बताया था कि किसी कण की स्पीड v है, किसी कण का वेग, जैसे अपना एक ये कण है, इस कण को मैं फेंकता हूं किसी स्पीड v से, ठीक है, तो इसकी वेग है वो कभी भी c के बराबर पॉसिबल नहीं है। आइंस्टाइन ने ये कह दिया था कि c है वो एक्सट्रीम है, वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब v ऑलवेज लेस देन c है कि नहीं है? है कि नहीं है? या फिर इसको मैं कह सकता हूं c ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड, है कि नहीं? या फिर मैं लिख सकता हूं क्या c अपॉन v ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? जहां c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है? कण का वेग। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आते हैं अपन इस पे Vp पे। तो Vp हमारा क्या हो गया? लिख सकता हूँ इसको c डॉट सी अपॉन वी। ये हमें पता है राशि 1 की तुलना में काफी बड़ी है, c अपॉन वी 1 की तुलना में काफी बड़ी है। इसका मतलब हमारा क्या आ गया?
वीपी ग्रेटर देन सी। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ गया है, विरोधाभासी रिजल्ट हमारे पास आ गया है। क्या कह रहा है? तरंग की जो स्पीड है वीपी क्या थी हमारी, तरंग का कला वेग फेज वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में काफी ज्यादा है। क्या कह रहा है? काफी ज्यादा है। तो यहां से देखो एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहा है। कैसे? ये कण था हमारा, उस कण की स्पीड थी v, ठीक है, उस v वेग से कण चल रहा था। इसके साथ जोड़ी हुई तरंग है, उस तरंग का वेग vp है, वो ग्रेटर देन c है। जबकि हमने क्या कहा, कण का वेग क्या है, लेस देन c है कि नहीं है? इसका मतलब कण हमारा यहां चल रहा है, ठीक है, तो ये कण का वेग है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई तरंग है वो स्पीड की, लाइट की स्पीड से भी तेज चल रही है। इसका मतलब क्या होगा, कण हमारा यहाँ पे है, उस समय उसकी तरंग तो पता नहीं कहां चली गई, तरंग है वो उसकी बहुत दूर जा चुकी है, या फिर वो कण के साथ नहीं है। आ रही है बात समझ में आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने देखा है कि फेज वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से हमारी क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है। कब? जब हमने कण के साथ जुड़ी हुई एक तरंग मानी है, उस केस में। तो यहां से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। कौन सा? कि एक कण के साथ तरंग जुड़ी रहती है, वो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि ठीक है ये फेल हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्टों ने और रिसर्च जारी रखी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि कण की स्पीड और तरंग की स्पीड है, दोनों में वेरिएशन आ गया, इसलिए फेल हो गया। तो क्या कहा गया, धीरे धीरे साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च अपनी जारी रखी, तो उन्होंने बताया कि कण के साथ एक तरंग नहीं होके क्या होता है, तरंगों का समूह होता है। क्या होता है? तरंगों का समूह जुड़ा रहता है, ग्रुप ऑफ वेव्स। क्या रहता है? ग्रुप ऑफ वेव्स है वो कण के। कहने का मतलब क्या था, ये एक कण है, इस कण के साथ एक तरंग नहीं है, इसके साथ काफी सारी तरंग हैं, उनका ग्रुप इसके साथ चल रहा है। क्या कर रहा है? ग्रुप इसके साथ चल रहा। तो हम चेक करते हैं क्या ग्रुप ऑफ वेव्स है वो कण के वेग के बराबर है या नहीं है। अगर वेव कण के वेग के बराबर आ जाएगा इसका मतलब सही हो जाएगा, अदरवाइज और कोई नई रिसर्च निकल के आएगी। तो हम चेक कर लेते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या चीज है। यहां तक कोई दिक्कत है कि आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि फेज वेलोसिटी है वो कण की वेलोसिटी से ज्यादा होती है और प्रकाश के वेग से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि एक कण के साथ तरंग क्यों नहीं जुड़ी हो सकती, तरंगों का समूह ही क्यों जुड़ा रहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? ग्रुप वेलोसिटी की। अब हमारे पास क्या है, एक कण के साथ क्या रहती है, तरंगों का समूह जुड़ा रहता है। क्या रहता है? तरंगों का समूह रहता है, और उस समूह के वेग को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ग्रुप वेलोसिटी। पहले वाली एक सिंगल वेव का जो वेलोसिटी थी उसको हमने क्या कहा था, फेज वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं एक कण के साथ दो तरंगे जुड़ी हुई हैं, एक तो साई1 है जिसकी स्पीड क्या है, जिसकी समीकरण है हमारी a sin k1x माइनस ओमेगा 1 t है। एक दूसरी तरंग है psi2xt है, वो हमारी है k2x माइनस ओमेगा 2 t। ये दोनों तरंग हैं वो क्या कर रही हैं, एक कण के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आएगा हमारे पास, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आ जाएगा, दोनों से जो कंबाइंड एक वेव या ग्रुप ऑफ वेव्स है उसकी समीकरण हमारी क्या आएगी, दोनों का योग आ जाएगा, psi1xt प्लस psi2
एक्स टी दोनों का योग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जोड़ दो दोनों को, तो साई एक्स टी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं क्या, ए बाहर निकाल लेता हूं, क्या लिख सकते हैं, साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, इज इक्वल टू ए साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है, टू साइन सी प्लस डी बटे दो। सी क्या है, ये है, डी ये है, के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी डिवाइडेड बाई टू। साइन सी प्लस डी बटे दो, कोस सी माइनस डी बटे दो, के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी माइनस के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी डिवाइडेड बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अपन इस समीकरण से ये? कोई दिक्कत? आगे और सोल्व करते हैं इसको, क्या आता है। यहां से हमारे पास आ जाएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू 2a, कोस को मैं पहले लिख लेता हूं, कोस के वन माइनस के टू एक्स, के वन माइनस के टू एक्स बटे दो, ठीक है, माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी डिवाइडेड बाई टू। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यहां से ये इनटू साइन के वन प्लस के टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस ओमेगा वन माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब ये जो दोनों तरंग ली गई है, उन दोनों तरंगों के लिए k1 और k2 क्या है, लगभग बराबर है। ओमेगा वन और ओमेगा टू भी क्या है, लगभग बराबर है। उस केस में क्या आएगा, k1 माइनस k2 लगभग बराबर है, इसका मतलब उनका डिफरेंस है वो क्या है, एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, डेल्टा k से। और ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, एक बहुत सूक्ष्म राशि है, उसको मैं क्या लिख लेता हूं, डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो साई एक्स टी हमारे पास क्या आएगा, 2a कोस डेल्टा k बाई 2x माइनस डेल ओमेगा टी बाई 2 आएगा, इनटू साइन k1 प्लस k2 दोनों लगभग बराबर हैं, तो मैं दोनों को या तो k1 मान लो या k2 मान लो, तो क्या आ जाएगा, दो का भाग दोगे तो ये 2k1 बटे 2 बनेगा, ये 2 ओमेगा 1 बटे 2 बनेगा। तो इसको लिख सकता हूं क्या मैं, साइन k1 x माइनस ओमेगा 1 t। कोई दिक्कत है क्या इसमें? और इन दोनों को अगर आप k के बराबर मानते हो, इन दोनों को ओमेगा के बराबर मान लेते हो, तो ये kx और ये ओमेगा t हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ये एक समीकरण है, वो किस चीज की समीकरण है, हमारी जो कंबाइंड वेव है या फिर दो वेव जो उस कण के साथ जोड़ी हुई हैं उनकी समीकरण है। इस समीकरण को देख के हमें क्या लग रहा है, इस समीकरण में साइन का टर्म है वो तो किस चीज को बता रहा है, उस तरंग की स्पीड को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया कोसाइन का, जो क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस का जो आपने जैसे पहले देखा था तरंग की समीकरण, वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ क्या था, ए क्या था, आयाम था, उस तरंग का आयाम था। इसका मतलब इस तरंग के लिए पूरा क्या बता रहा है, आयाम को बता रहा है।
और ये उसकी समीकरण का कोफिशिएंट है बाकी। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, उसका आयाम है वो भी क्या है, कोस का फंक्शन है। क्या है, कोस का फंक्शन है। इसका मतलब अब जो तरंग है, ग्रुप ऑफ वेव्स है, वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है उसका आयाम, और उसके मॉडिफिकेशन की जो नियतांक है वो तरंग संचरण नियतांक डेल्टा के बटे 2 है, और ये डेल्टा ओमेगा बटे 2 है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, तरंग समूह वेग के लिए, तरंग समूह वेग के लिए ये कांस्टेंट राशि है, डेल के बटे 2 एक्स माइनस डेल ओमेगा बाई 2t इज इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट नियतांक। समय के साथ अवकलन कर दो तो क्या आएगा, डेल्टा के बटे 2 डी एक्स माइनस डेल ओमेगा बटे 2 डी टी इज इक्वल टू 0। 2 से 2 चला गया, डी एक्स बटे डी टी हमारा किसके बराबर आ गया, डेल ओमेगा अपॉन डेल के बराबर आया। ये जो स्पीड है वो क्या कहलाती है, हमारी ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहलाती है, ग्रुप वेलोसिटी। और इसकी जो समीकरण आएगी, पहले जो हमारी एक सिंगल तरंग थी उसकी समीकरण इस प्रकार की थी, ग्रुप वेलोसिटी है या फिर इस ग्रुप ऑफ वेव्स या जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आएगा हमारा, इस प्रकार से आएगा। कहने का मतलब ये पैकेट्स के रूप में तरंग हमारी चलेगी। तो ये जो पैकेट्स, कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जितनी भी वेव है वो एक पैकेट के रूप में चल रही है। और ये जैसे ये पैकेट है किसी समय पे, फिर ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं ऐसे। जैसे हमारा ये एक पैकेट है, तो जैसे जैसे कण चल रहा है उसके साथ ये पैकेट है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे ये पैकेट चल रहा है, जबकि वहां क्या हो रही थी, हमारी तरंग चल रही थी। तो इसके जो आवरण का जो वेग है वो किसके बराबर आएगा, vg के, जो हमारा डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कण के वेग के बराबर है या नहीं। अगर कण के वेग के बराबर है इसका मतलब तो हम कहेंगे कि हाँ रियल में ग्रुप ऑफ वेव्स हैं वो कण के साथ चल रही हैं। अगर वो बराबर नहीं आता है तो क्या कहेंगे, ये कंसेप्ट भी हमारा गलत है। तो चेक कर लेते हैं ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए, अनआपेक्षिकीय गति के लिए। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वीजी हमारा क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के। इस समीकरण को मैं ऊपर नीचे एच क्रॉस से गुणा कर दूं, क्या हो जाएगा, इसको ये लिख सकता हूँ क्या, डी ऑफ एच क्रॉस ओमेगा अपॉन डी ऑफ एच क्रॉस के। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डी ई अपॉन डी पी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एच क्रॉस ओमेगा ई है, एच क्रॉस के क्या है, पी है। लिख सकते हैं। अब नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड मोशन के लिए कण की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। इसका मैं अवकलन कर दूं, डी ई अपॉन डी पी तो कितना आ जाएगा, 2p अपॉन 2m। कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा, p अपॉन m मान रख दो यहाँ पे, p अपॉन m। p किसके बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। m से m कैंसिल इज इक्वल टू v, जहाँ v क्या था, कण का वेग था। तो आ गया क्या हमारे पास, vg इक्वल टू v। इसका मतलब कण का वेग है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा कण था उसके साथ तरंगों का एक पैकेट चल रहा है और उस पैकेट की स्पीड है वो कण की स्पीड के बराबर है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कण के साथ एक सिंगल वेव नहीं जोड़ के क्या है, ग्रुप ऑफ वेव उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर यही स्पीड हमारी क्या होती, रिलेटिविस्टिक होती, पार्टिकल की गति है वो कैसी होती, मोशन हमारा रिलेटिविस्टिक होता, तो क्या ये सही होता या नहीं होता। तो दूसरा हम चेक करते हैं आपेक्षिकीय गति के लिए। आपेक्षिकीय गति के लिए, आपेक्षिकीय गति के लिए Vg हमारा क्या है, dE अपॉन dP। अब हमें पता है रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए E स्क्वायर किसके बराबर होता है, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की पावर 4। इसका अवकलन कर दो P के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 2E dE अपॉन dP इज इक्वल टू 2P इंटू C स्क्वायर, और m नॉट C स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट राशि जिसका क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, dE अपॉन dP, 2 से 2 कैंसिल, किसके बराबर आएगा, P इंटू C स्क्वायर अपॉन E के बराबर आएगा या नहीं आएगा। dE अपॉन dP इज इक्वल टू P इंटू C स्क्वायर अपॉन E के बराबर आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू P इंटू C स्क्वायर अपॉन E। अब आइंस्टाइन की जो रिलेशन है उससे हमें पता है P तो किसके बराबर है, m इंटू V इंटू C स्क्वायर, और एनर्जी है वो किसी कण की किसके बराबर आएगी, मास इंटू C के स्क्वायर। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर, m से m कैंसिल, Vg किसके बराबर आ गया, V के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, कण चाहे आपेक्षिकीय गति करो चाहे कण हमारी नॉन आपेक्षिकीय गति करे, उसकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आएगी। तो ये हमारा था कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। तो यहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक तो ग्रुप वेलोसिटी, एक फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या है, कण से जुड़ी हुई तरंग की वेलोसिटी थी, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, तरंग से कण से जुड़े हुए तरंगों के समूह की वेलोसिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।